प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेज करण चौहान, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा, सह आचार्य इतिहास। कल हमने सिख आंग्ल युद्ध के प्रथम युद्ध के कारणों और उसके फलस्वरूप हुई लाहौर और भैरोवाल की संधि के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी संदर्भ में उसके आगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। जनवरी 1848 ईस्वी में हार्डिंग के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वह हार्डिंग की भांति प्रयोगात्मक सहनशीलता की नीति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं था। वह कट्टर साम्राज्यवादी था और भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किसी भी कीमत पर चाहता था। उसके आने के कुछ ही महीनों बाद द्वितीय सिख युद्ध संघर्ष शुरू हुआ और अंततः पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। द्वितीय सिख युद्ध के कुछ कारण थे जो निम्न प्रकार थे। इनमें सबसे पहला कारण अधिकांश सिखों का ये मानना था कि प्रथम सिख युद्ध में उनके पराजय का मूल कारण उनकी कम संख्या और उनकी कमजोरी न होकर उनके प्रमुख नेताओं लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाब सिंह की गद्दारी था और वे यह मानते थे कि वे अब भी संयुक्त होकर अंग्रेज़ों से युद्ध करें तो उन्हें परास्त कर सकते हैं। और सभी चाहते थे कि अंग्रेज़ों को परास्त करके रणजीत सिंह के सिख राज्य को पुनः स्वतंत्रता और स्थिरता प्रदान की जाए। इसके लिए अंग्रेज़ों को युद्ध में परास्त करना आवश्यक था। इसी प्रकार दूसरा कारण था पंजाब में नियुक्त किए गए ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस ने पंजाब के आंतरिक राजनीतिक मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इसके विपरीत मुसलमानों को पंजाब में कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई जो सिखों की धार्मिक भावना को पसंद नहीं आई। सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले सुधार भी परंपरावादी सिख समाज को पसंद नहीं आए। भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारी व्यवस्था में जब मामूली परिवर्तन हुए तो सिखों का संतोष और अधिक बढ़ गया और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने का निश्चय किया। तीसरा कारण इन दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष का जो था वह था कश्मीर विद्रोह के बाद वजीर लाल सिंह को पदच्युत करके बनारस भेज दिया गया था, परंतु रानी जिंदन के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। अब रानी पर अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर शासन से पृथक कर दिया गया और उसे वार्षिक पेंशन देकर पंजाब के बाहर रहने पर विवश किया गया। इससे सिखों ने संपूर्ण जाति का अपमान समझा और अंग्रेज़ों के विरुद्ध ठोस कदम उठाने की तरफ वो सोचने लगे। इसी प्रकार भैरोवाल की संधि के बाद जो नई संरक्षण परिषद का निर्माण किया गया, शासन के समस्त अधिकार ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों में आ गए और वह अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाने लगा। ब्रिटिश रेजिडेंट ने शासन में उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त करना शुरू किया। इससे राज्य प्रशासन में अंग्रेज़ों का प्रभाव निरंतर बढ़ने लगा और सिखों की स्थिति कमज़ोर होने लगी। इसी प्रकार लाहौर की संधि में सिख सेना में भारी कमी करने की शर्त रखी गई थी। ब्रिटिश रेजिडेंट लॉरेंस और उसके भाई जॉन लॉरेंस ने संधि की शर्त को कार्यान्वित करते हुए हजारों सिख सैनिकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया। बचे हुए सैनिकों के वेतन में भी कमी कर दी गई, जिससे सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया और वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की बात करने लगे। इसी प्रकार छठा
महत्वपूर्ण जो कारण था वह था दीवान मूलराज का अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह। द्वितीय सिख युद्ध का यह तात्कालिक कारण भी बना। 1844 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद मूलराज मुल्तान का गवर्नर बना। लाहौर दरबार ने उससे उत्तराधिकार के रूप में 30 लाख रुपए की मांग की, जिससे देने के लिए मूलराज तैयार नहीं हुआ। इस पर लाहौर दरबार ने दूसरा प्रस्ताव भेजा, जिसको भी मूलराज ने स्वीकार नहीं किया और उसने अपनी सूबेदारी से त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर एम.एस. जैन लिखते हैं कि अगस्त 1846 में मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने अपने ज़िले का वार्षिक लगान 19,06,000 रुपये देना तय कर लिया था, लेकिन 1847 ईस्वी में जॉन लॉरेंस के राजस्व सुधारों के फलस्वरूप वह इतना लगान देने में समर्थ नहीं था। इसीलिए दिसंबर 1847 में उसने लॉरेंस से लगान घटाने का आग्रह किया। लॉरेंस के न मानने पर उसने अपनी गवर्नर से त्यागपत्र दे दिया। कारण जो भी हो, परंतु मूलराज ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। परंतु जॉन लॉरेंस ने कुछ महीने और कार्य करने को कहा। मूलराज ने लॉरेंस के इस प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार किया कि उसके त्यागपत्र को गोपनीय रखेगा, अन्यथा लगान वसूली में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। लॉरेंस के बाद कुछ दिनों बाद लॉरेंस के स्थान पर क्यूरी नया रेजिडेंट बनकर आया। उसने सार्वजनिक रूप से मूलराज के त्यागपत्र को स्वीकार किया और उसके स्थान पर सरदार खान सिंह मान को नया गवर्नर नियुक्त कर दिया। उसकी सहायता के लिए 2 अंग्रेज अधिकारियों को मुल्तान भेजा गया। 19 अप्रैल 1848 को मूलराज ने शांतिपूर्वक मुल्तान का किला खान सिंह को सौंप दिया, परंतु स्थानीय उत्तेजित सैनिकों ने उसी दिन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और तत्पश्चात बाद में मूलराज ने भी विद्रोह कर दिया। इसीलिए अंग्रेज इतिहासकार इन हत्याओं में मूलराज का हाथ होने का आरोप लगाते हैं, परंतु डलहौजी स्वयं स्वीकार करता है कि इसमें मूलराज का हाथ नहीं था। लाहौर दरबार ने मुल्तान के विद्रोह को तुरंत दबाने में अंग्रेज़ों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया, परंतु गवर्नर जनरल डलहौजी ने जानबूझकर इस विद्रोह को पंजाब के अन्य भागों में फैल जाने दिया, ताकि बाद में इस अव्यवस्था को पंजाब को हथियाने का बहाना बनाया जा सके। डलहौजी ने अगस्त 1848 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का निर्णय कर लिया। अतः मुल्तान के विद्रोह को दबाया नहीं गया और इसका प्रभाव जब धीरे धीरे पंजाब के दूसरे क्षेत्रों पर फैलने लगा और बन्नू, पेशावर और पंजाब के उत्तर पश्चिमी भागों में भी यह विद्रोह फैल गया और सिख लोग अंग्रेज़ों को पंजाब से बाहर निकालने के लिए उठ खड़े हुए। विद्रोह के फैलने का एक बड़ा कारण अंग्रेज़ों द्वारा मूलराज के विद्रोह में रानी जिंदन का हाथ होने का आरोप लगाकर उसे पंजाब के बाहर भिजवाना भी था। वस्तुतः उस समय दीवान मूलराज और विद्रोही सिख सैनिकों की आशाएं रानी को विद्रोह का केंद्र बनाकर विद्रोह को सफल बनाने में लगी हुई थी। अंग्रेज़ों ने विद्रोह को भड़काने के लिए ही रानी पर झूठा आरोप लगाया और उसे पंजाब से निर्वासित कर दिया। और दूसरा कारण हजारा के सूबेदार छतर सिंह को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपमानित किया जाना था। मज़े की बात यह है कि इस समय राजा शेर सिंह, जो लाहौर दरबार की तरफ से मूलराज के विद्रोह को दबाने के लिए मुल्तान भेजा गया था, अंग्रेज चाहते थे कि शेर सिंह भी विद्रोही बन जाए ताकि पंजाब पर आक्रमण के औचित्य को आधार मिल जाए। इसीलिए शेर सिंह के पिता छतर सिंह, जो हजारा के सूबेदार थे,
उनका अपमान किया गया। अपने पिता के अपमान के कारण शेर सिंह भी विद्रोहियों में शामिल हो गया। इस प्रकार डलहौजी की योजना सफल हुई। पंजाब में चारों ओर अव्यवस्था और अशांति फैल चुकी थी और मौसम भी सैनिक कार्यवाही के अनुकूल हो चला था। ऐसी स्थिति में डलहौजी ने घोषणा की कि बिना किसी सूचना, बिना किसी कारण के सिख राष्ट्र ने युद्ध को आमंत्रित किया है, उन्हें तीक्ष्ण रूप में युद्ध अवश्य मिलेगा। डलहौजी के कथन में लेश मात्र भी सच्चाई नहीं थी। लाहौर दरबार तो अभी तक अंग्रेज़ों का वफादार बना हुआ था और वहाँ का शासन भी अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में था। अतः लाहौर दरबार द्वारा अंग्रेज़ों को चुनौती देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गाफ को भी पंजाब पहुंचने पर यह जानकारी नहीं थी कि उसे लाहौर दरबार के समर्थन में या लाहौर दरबार के विरुद्ध भेजा गया है। वस्तुतः डलहौजी ने पंजाब पर युद्ध थोपकर उसे हथियारों की योजना अपने कुछ विश्वस्त साथियों तक की सीमित रखी थी। इसीलिए पंजाब के विरुद्ध बाकायदा युद्ध घोषित नहीं किया गया। इस बीच शेर सिंह और मूलराज ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सिख सैनिकों को संगठित करना शुरू किया। अतारवाला सिख सरदारों ने उन्हें पूरा सहयोग भी दिया। नवंबर 1848 में लाहौर दरबार की तरफ से हजारा के विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना ने रावी नदी को पार किया। 22 नवंबर 1848 को चिनाब नदी के तट पर रामनगर और 3 दिसंबर को सादुलपुर के निकट दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। इसी प्रकार 13 जनवरी 1839 को चिलियानवाला का भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोनों पक्षों को भारी हानि हुई, जिससे डलहौजी स्वयं घबरा गया और वह लिखता है कि ऐसी ही एक और सिखों की विजय हमें नष्ट कर देगी। इसी बीच अंग्रेज़ों ने मुल्तान पर भी आक्रमण कर दिया और 22 फरवरी 1848 को मूलराज ने आत्मसमर्पण कर दिया। चिनाब के तट पर गुजरात नामक स्थान पर लड़े गए इस युद्ध में सिखों की निर्णायक पराजय हुई। अंग्रेज़ों ने 15 मील तक सिखों का पीछा किया। 12 मार्च 1839 ईस्वी को शेर सिंह, छतर सिंह और अन्य सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय सिख युद्ध बंद हो गया और पंजाब का 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने एक घोषणा के द्वारा दिलीप सिंह के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने अपनी जिम्मेदारी पर यह कार्य किया क्योंकि उस समय भी इंग्लैंड की सरकार पंजाब के विलय के पक्ष में नहीं थी। डलहौजी ने कंपनी के डायरेक्टरों की आज्ञा की प्रतीक्षा भी नहीं की। डलहौजी की घोषणा के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह ने एक आम दरबार में कोहिनूर हीरा और अपना राज्य अंग्रेज़ों को समर्पित कर दिया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर पहले बनारस भेजा गया। कुछ वर्षों बाद वह इंग्लैंड चला गया। उसकी माँ रानी जिंदन भी इंग्लैंड चली गई। दिलीप सिंह ने वहाँ पर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रणजीत सिंह के शक्तिशाली सिख राज्य का अंत हो गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं तक जा पहुंची। अंग्रेज़ों के लिए अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखना अब सरल हो गया और सिखों की पराजय के साथ ही भारत में चुनौती देने वाली शक्ति का भी अब अंत हो गया। अब अंग्रेज़ों को किसी भारतीय शक्ति से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। पंजाब विलय के संबंध में डलहौजी की नीति के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ ने उनकी नीति का समर्थन करते हुए लिखा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने यद्यपि पंजाब का शासन अल्पवयस्क दिलीप सिंह के हितों को ध्यान में रखते हुए किया, किंतु इससे सिख सरदारों के स्वार्थों की पूर्ति न हो पाई और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कुचक्र रचने शुरू कर दिए थे। हंटर का ये मानना है, ऐसी परिस्थितियों में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डलहौजी के समर्थक यह भी कहते हैं कि सिखों ने लाहौर और भैरोवाल की संधि का उल्लंघन किया था
और सिखों ने संधि को तोड़कर अंग्रेज़ों पर युद्ध थोप दिया था। उसका यह भी कहना था कि सिखों ने ब्रिटिश रेजिडेंट के आदेश की अवज्ञा कर मुल्तान में अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्याएं हुई और समस्त सिखों जाति ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सरदार छतर सिंह और राजा शेर सिंह के इस विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों को पंजाब से बाहर निकालने का संकल्प लिया था। अतः डलहौजी के पास अन्य कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था, किंतु इतिहास का कोई भी विद्यार्थी इस संपूर्ण घटना चक्र के अध्ययन के बाद डलहौजी की इस कार्यवाही को कभी भी न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है। यह तर्क है कि सिख सरदारों ने लाहौर और भैरोवाल की संधि का उल्लंघन किया, ये नितांत आधारहीन है, क्योंकि लाहौर दरबार की संपूर्ण सत्ता तथा पंजाब राज्य का सैनिक एवं असैनिक नियंत्रण तो स्वयं अंग्रेज़ों के हाथों में था। संरक्षक परिषद के 8 सदस्यों में से केवल 1 सदस्य ने विद्रोह में भाग लिया था। बाकी 6 सदस्य अंग्रेज़ों के प्रति पूर्ण वफादार थे। 1847 ईस्वी में स्वयं अंग्रेज रेजिडेंट लिखते हैं, कुल मिलाकर दरबार से मुझे उतना सहयोग मिल रहा है जितना मैं उचित रूप से अपेक्षा करता हूँ। इतना ही नहीं, अंग्रेज रेजिडेंट की इच्छा अनुसार संरक्षक परिषद ने सरदार छतर सिंह को विद्रोही घोषित किया। अंग्रेजों से शांति स्थापना के लिए सहायता मांगी, सेनापति गाफ का स्वागत किया और विद्रोह दबाने के लिए अपनी सैनिक सेवाएं भी प्रदान की। अंग्रेज सेना लाहौर दरबार की सहायता के लिए लाई गई थी और विद्रोह को दबाने के तुरंत बाद लाहौर दरबार को समाप्त करना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। जब सिख सेना ने विद्रोह को दबाने में भाग लिया था, तो पंजाब में उठने वाले विद्रोह को संपूर्ण सिखों का विद्रोह कैसे माना जा सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का आधार न नैतिक था, न ही सिख सेना का विद्रोह था। यह केवल और केवल डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। डलहौजी की यह नीति किसी सिद्धांत और न्याय पर आधारित नहीं थी। प्रशासनिक अध्यक्ष होने के नाते ब्रिटिश रेजिडेंट क्यूरी का यह कर्तव्य था कि मुल्तान के विद्रोह को दबाए। क्यूरी ऐसा चाहता भी था, किंतु डलहौजी ने उसी बुरी तरह डांट कर किसी प्रकार का सक्रिय कदम न उठाने का आदेश दिया। वस्तुतः डलहौजी इस विद्रोह को पूरे पंजाब में फैल जाने देना चाहता था, ताकि वह समय आने पर पंजाब का विलय के औचित्य को सिद्ध कर सके। द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध में सिखों की असफलता के जो कारण हैं, उन कारणों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करना ठीक रहेगा। रणजीत सिंह ने जिस सिख सेना का निर्माण किया था, उसने कई शानदार युद्ध जीते थे, परंतु अंग्रेज़ों के साथ लड़े गए युद्धों में वह बुरी तरह असफल रही। उनकी असफलता के लिए विद्वानों ने कई कारणों को उत्तरदायी माना है। कुछ इतिहासकार सिख सेना की पराजय का प्रमुख कारण पश्चिमी पद्धति के आधार पर किया गया सैनिक संगठन को मानते हैं, जबकि वास्तव में यह सत्य नहीं है, क्योंकि इसी सेना ने पंजाब में रणजीत सिंह के नेतृत्व में कई युद्ध जीते थे और पंजाब को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित किया था। उनके रण पद्धति और रण कौशल में किसी प्रकार का दोष नहीं था, दोष केवल नेतृत्व का था। जहाँ तक हम देखते हैं, सिख सरदारों और नेतृत्वकर्ताओं में विशेष समन्वय और आपसी सामंजस्य देखने को नहीं मिलता है। सिख सरदारों में लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाब सिंह जैसे सेनानायकों ने अपने स्वार्थों में अंधे होकर अंग्रेज़ों से साठगांठ करके उन्होंने अपनी सेना को बलि का बकरा बनाने का कार्य किया, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन मुख्य सेनानायकों और राजनेताओं की गद्दारी की वजह से सिख सेना की दुर्गति हुई और सिख सेना बार बार पराजित हुई। इतना कुछ होने के बाद भी कई बार सिख सेना ने अंग्रेज़ों को इतनी कड़ी टक्कर दी थी
कि स्वयं अंग्रेज़ भी अपने निर्णयों के बारे में कई बार सोचने का प्रयत्न करते कहीं उनका निर्णय गलत तो नहीं है। इसी प्रकार सिख सेना के गार्डनर, तोपखाने के कैप्टन गार्डनर भी अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। रानी जिंदन स्वयं सिख सेना को समाप्त करना चाहती थी। ऐसी परिस्थितियों में सिख सेना के सफल होने का सवाल ही नहीं उठ सकता है। डॉक्टर एम.एस. जैन का ये मानना है, सिख सेना की पराजय का एक कारण सिख राज्य की आर्थिक दुर्बलता भी थी। 1839 से लेकर 1845 की अवधि में सिख सेना का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे राज्य दिवालिया हो गया। बाद में जब राजनेताओं ने सेना की सहायता से सत्ता हथियाना शुरू किया, तो सेना के नेताओं को अपने विषय में भ्रांति पैदा हो गई और उन्होंने अपना समर्थन अधिक से अधिक मूल्य देने वाले को बेचना शुरू कर दिया, जिससे सिख सेनाध्यक्षों का नैतिक पतन हो गया, जो सिख सेना की पराजय का मुख्य कारण बना। द्वितीय सिख युद्ध में अंग्रेज़ों की स्थिति आरंभ से ही अच्छी थी। प्रथम युद्ध के बाद सिख सेना को काफ़ी सीमित कर दिया गया था। लाहौर दरबार और उसके अधीन रखी गई सिख सेना भी अंग्रेज़ों के साथ थी। सैनिक संख्या और अस्त्र शस्त्रों की दृष्टि से भी सिखों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। अंग्रेज़ों ने पूरी तैयारी के साथ अचानक सिखों के विरुद्ध यह युद्ध घोषित किया था। इसके साथ साथ कुछ इतिहासकार सिखों और डोगराओं के वैमनस्य को पराजय का कारण मानते हैं, क्योंकि सिख सेना ने सिंगनवालिया सरदारों के विरुद्ध डोगराओं का साथ दिया था, परंतु बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने जातीय और धार्मिक मतभेदों को भी उभारा और उसका पूरा लाभ उठाया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी की सुनियोजित भेद नीति ने सिखों का सर्वनाश कर दिया। साथ ही साथ सिख सरदारों की एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीयता और उनकी लालची प्रवृत्ति ने भी सिखों के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार पंजाब के राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं अब सीधे अफ़गानिस्तान से जा लगी, जिससे कि वह विश्व राजनीति में रूस और जर्मनी के संभावित खतरे के प्रति सचेत रहकर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कर सकती थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।